भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित स्मार्ट सिटी के तहत स्विमिंग पूल बनाया गया है, जहां स्विमिंग पूल में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान हुसैनाबाद निवासी सारिक के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सारिक अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने आया था। नहाने के दौरान सारिक की मौत हो गई। सारिक को तैरने नहीं आता था। आनन फानन में दोस्तों ने सारिक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सारिक की मौत के बाद स्विमिंग पूल के प्रबंधक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शी सारिक के दोस्त ने बताया कि हम लोग सभी स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इसी दौरान सारिक डूबने लगा। हम लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक वो पानी के नीचे नीचे धीरे धीरे बैठने लगा था। तब जाकर वहां के एक व्यक्ति ने उसे निकाला। तब तक वो अचेत हो चुका था। तब हम लोगों ने जाकर आनन फानन उसे मायागंज अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया। तो बोला नहीं, कोई अलाउ नहीं करने के लिए? नहीं, किसी को बाहरी अभी बाहरी नहीं पता आए हैं। अच्छा 6 बजे हम अपना शिफ्ट पे यहाँ पे हम आए हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं घटना हो चुका है, कोई लड़का मर गया। एम्बुलेंस है यहाँ? ये हम नहीं जानते। गार्ड है, आपको पता नहीं है? नहीं है सर, एम्बुलेंस नहीं है। अच्छा एक बात बताइए। हाँ सर, अभी मना किया गया है आज, इसीलिए हाँ जी घटना हो चुका है, किसी को अंदर नहीं जाने दीजिए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार रजक हुआ। सुपरवाइजर का नंबर दीजिए, बात कीजिए। नंबर तुम लोग कहाँ पे थे और क्या क्या कैसे हुई थी? जब हम लोग आए थे, मतलब पहले आए थे 3 बजे के समय घूमने के लिए। कहाँ? सैंडिस कंपाउंड। अच्छा ठीक है। और उनके बाद फिर घूमना फिरा हो गया। तो 4 या 4:30 बज रहा था। स्विमिंग पूल के पास मतलब से गुजर रहे थे। सारी बोला को चलो नहा के आते हैं। पहले हम लोग मना किए, उनके बाद चलो ना आते हैं। फिर हम लोग गए नहाने के लिए। फिर सबको अपना अपना कॉस्ट्यूम बदला, नहाने के लिए गए। तो फिर कुछ देर के बाद तारीख पे ना नीचे का पड़ा दिखा, तो जल्दी से निकलवाए गार्ड को कह के। मुझे नीचे कोई पड़ा है तो जल्दी निकाला, तो जल्दी से गाड़ी वाड़ी बैठाया लेके आया। डूबने के दौरान वहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आया? तो जैसे हमारा नज़र पड़ा ना, तो तुरंत निकलवाए, मतलब वहाँ पे गार्ड को बोल के। वहाँ था नहीं कोई ट्रेनर पता नहीं, वहाँ के बहुत सारे लोग थे। ट्रेनर बचाने नहीं आया? ट्रेनर मतलब जैसे मैंने नज़र पड़ा, मैंने गार्ड को बोला तो एक लड़का था, वही बचाया। ट्रेनर नहीं था वहाँ पे कोई? पता नहीं क्या नाम? विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के ठीक पहले भागलपुर के सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखने की बड़ी मांग भाजपा ने कर दी है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने का प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों ने ले रखा है और विदेशी अतिक्रमणकारियों और मुगलों के नाम पर अब देश के किसी भी शहर का नाम रहने नहीं दिया जाएगा। भागलपुर के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट, जिसका पौराणिक नाम अजगैबी नाथ है, और वहाँ से प्रतिवर्ष लाखों कांवरिया कांवड़ से गंगा जल भरकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना होते हैं। उस जगह का नाम फिर से अजगैबी नाथ धाम करने की मांग हम सड़क से सदन तक रखेंगे। आपकी निशानी को भी मिटाए और अजगैबी नाथ हमारे धरती का बड़ा धरोहर है, इसको जमीन पर लाए। 1 महीना बाद सर सावन है, सावन से पहले नाम को लेकर के हम लोग की तो मांग है और आप लोगों के माध्यम से संदेश दिया सदन में। पहले भी मामला फिर आएगा तो हम लोग मांग करेंगे। भागलपुर में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी आनंद कुमार के आदेश पर विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव के नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 2 ट्रक व 13 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही 7 बालू माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। तड़के पुलिस ने छापेमारी शुरू की। करीब 4 घंटे छापेमारी की। वहीं जब्त वाहनों को लोदीपुर थाना में रखा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी। फिर सिटी एसपी की निगरानी में मेरे नेतृत्व में 0 माइल क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से 13 ट्रैक्टरों 2 ट्रकों को जब्त किया गया है। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। गुप्त सूचना मिल रहा था कि भागलपुर और बांका के सीमावर्ती इलाके में अवैध खनन की सूचना आ रही थी और उसका परिवहन होने वाला है। तो इस सूचना को उसका सत्यापन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा उनके निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर उस टीम की निगरानी कर रहे थे और उस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सुबह 13 ट्रैक्टर
जब्त किया है जो इलीगल सैंड था उसमें। उसके साथ साथ अवैध ओवरलोड गिट्टी छर्री 2 ट्रक जब्त किया गया है। उसके साथ साथ एक ऐश जो है ओवरलोड उसको भी जब्त किया गया है एक हाईवा को। और उसके साथ साथ 7 अरेस्टिंग हमने जो है की है आज की कार्रवाई में। ये रेड जो है सुबह 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये रेड जो है हमारी टीम जो है कंडक्ट की है। इस रेड में SHO लोधीपुर और सबौर दोनों शामिल हैं। आगे भी कार्रवाई होगी सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा प्राथमिकता रहा है कि जो FIR जो प्राथमिकी दर्ज हुई है इलीगल माइनिंग के खिलाफ उसका औसत बहुत बढ़ा है। हर थाना का अगर देखा जाए तो औसत ज़्यादा बढ़ा है। अभियुक्तों को भी हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे इलाके में जो डंपिंग का कुछ भी शिकायत आती है तो हमने उस पर कार्रवाई किया है। उसके फलस्वरूप जो है डंपिंग जो है हमारे इलाके में यदा कदा ही कंप्लेन आता है। डंपिंग पे हमने पूर्ण जो है कार्रवाई की है। उसके साथ साथ ट्रक सब पे भी कार्रवाई की है। उसके फलस्वरूप ट्रैक्टर परिचालन हो रहा था, ट्रैक्टर के ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। तो अभी जो है नया जो MO है इन लोगों का वो जुगाड़ गाड़ी है और हमारे थाना ने जुगाड़ गाड़ी के ऊपर भी अब प्राथमिकी दर्ज करना उसकी शुरुआत कर दी है। और इसी तरीके से दहेज लेना कानून अपराध है यह शायद कागज पर लिखे जाने के लिए ही बना है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दहेज लेन देन नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम कर रही है। लेकिन हर दिन दहेज में प्रताड़ित महिलाएं आपको SSP कार्यालय, SP कार्यालय, DIG कार्यालय में मिल जाएंगी। ऐसा ही मामला भागलपुर के SSP कार्यालय से सामने आया, जहां मुंगेर गनगनिया के एक महिला रूबी मंडल अपनी फरियाद लेकर पहुंची। उसने कहा कि मेरे पति राहुल मंडल, ससुर अजीत मंडल, देवर मनीष मंडल और मेरी सास मुझे दहेज के लिए काफी प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं दहेज नहीं दे पाई तो मुझे घर से निकाल दिया गया। उसने बताया कि मेरी शादी 2017 में अंतर्जातीय प्रेम विवाह निबंधन कार्यालय में कोर्ट के तहत हुआ था। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है। वहीं शादी के 3 माह तक सब कुछ ठीक रहा, फिर ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। नहीं देने पर गाली गलौज और मारपीट भी करने लगे। इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने की भी कोशिश की गई और अंततः मुझे ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने मिलकर दहेज नहीं देने के चलते घर से निकाल दिया। वहीं आज अपनी जान माल की गुहार लगाने और अपना इंसाफ मांगने के लिए SSP कार्यालय पहुंची हूं। 2017 में मेरी शादी हुई थी निबंधन कार्यालय भागलपुर में। उसके बाद शादी अंतर्जातीय प्रेम विवाह हुआ था। हाँ। उसके बाद से सब कुछ ठीक ठाक ही था और कुछ दिन के बाद दहेज का मांग करने लगा कि हमको दहेज ला के दो, तुम अपना घर से सामान ला के दो, बाइक ला के दो, अंगूठी चैन दो, तब रहने देंगे घर में, नहीं तो निकलो मेरा घर से। मारपीट करके बहुत बार मेरे साथ मारपीट किया। मेरा हाथ भी तोड़ दिया है मेरा देवर। और बहुत तरह का इल्जाम हम पे लगाता था, चोरी का, ये का, वो का। और घर ससुराल से भगा दिया। ससुराल से ससुर सास मारपीट के भगा दिया है। देवर मेरा हाथ तोड़ दिया है, कमरे में बंद करके बहुत बार हमको मारा है। अब क्या कीजिएगा? जान से मारने का भी बहुत बार प्रयास किया है। अब क्या कीजिएगा? अब हम गुहार लगाने आए अपने जान का सर किसी तरह, क्योंकि मेरा ससुर का ताकि कहीं भी हम देख लेंगे उसको हम जान से मार देंगे। क्या नाम है ससुर का? ससुर का अजीत मंडल। देवर का मनीष कुमार। पति का राहुल कुमार उर्फ कुमार सुमन। आज कहाँ आए? आज आए हैं सर के पास, SSP सर के पास। शादी के बाद कितने वर्षों तक आपका संबंध बढ़िया रहा? शादी के मतलब 3-4 महीना तक ठीक रहा। उसके बाद से बहुत हमको मारपीट करता था, दहेज मांगता था, बाल बच्चे कई बार जान से भी मारने का प्रयास किया हमको। हम सर से गुहार लगाने आए हैं न्याय मांगने के लिए। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मेरा पति छोड़ के चले गया हमको। क्यों छोड़ दिया? दहेज के लिए। किस तरह से आपकी शादी हुई थी? कोर्ट से शादी हुई थी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से ये मामला आया था। आज महिला यहाँ पे मिलने भी आई थी। उसके बाद उस आवेदन को जांच के लिए दे दिया गया है सुल्तानगंज थाना को और सर्किल इंस्पेक्टर को। जांच करवाने के बाद पुनः उस पर अगर FIR करने की ज़रूरत होगी FIR करेंगे। काउंसलिंग अगर 498 के केसेस में पहले हम लोग काउंसलिंग का प्रयास करते हैं। काउंसलिंग से अगर कुछ उपाय निकलता है तो ठीक, नहीं तो फिर FIR के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन अपराध पर नकेल कसने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपराधियों के हौसले अब भी बुलंद है। ताजा मामला भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वीट मकनपुर रेलवे स्टेशन के समीप का है, जहां पर अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव क्षतविक्षत अवस्था में मिला, जहां देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे तेज धार वाले हथियार से बुरी तरह मारा गया हो। मृतक की पहचान मुंगेर जिला के जमालपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर निवासी लाल बिहारी सिंह के 25 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार के रूप में हुई है। मृतक अनुज पिकअप वैन चालक था। वहीं मृतक के मामा का कहना है कि हम लोगों को अकबर नगर थाना के थानेदार ने फोन कर बताया कि अनुज कुमार का शव एक झाड़ी में मिला है। तब हम लोगों ने जाकर देखा कि उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहीं उसके मामा ने बताया कि मेरा भगना अनुज किसी से पैसे की लेन देन किया था, वहीं अपना पैसा वापस मांग रहा था। शायद किसी से बहस हुई और बदले की भावना से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक अनुज की पत्नी का कहना है कि कुछ दिन पहले हमारे पति की किसी से पैसे को लेकर बकझक हुई थी। शुक्रवार की शाम 7 बजे भी तू मैं हुई थी और उसने देख लेने की बात कही थी। अंततः मेरे पति की पैसे की लेन देन को लेकर पूरी तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है। अब मैं 3 साल के बेटे के साथ अकेले कैसी रहूंगी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर सुल्तानगंज पुलिस बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फरक्का पकड़ने के लिए रात में निकला ये, और हम लोग के पास लास्ट जानकारी बस यही है। इसके पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, नहीं रखता है। और कोई दुश्मनी अभी 2-3 दिन पहले इसके दोस्त लोग से झगड़ा हुआ है। ये किसी को पैसा दिया था, तो पैसा दिया था तो ये मांग रहा था पैसा कि पैसा दे दीजिए, ये हमको काम है। तो फिर वो लोग के साथ कुछ झगड़ा हुआ, ऐसे टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग भी है उसका। कितना पैसा दिया? किसी को 50,000 दिया था। हत्या की आशंका? हत्या की ही आशंका है, प्लान मर्डर है। ऐसा नहीं है कि ये जो है फरक्का ट्रेन अकबर नगर रुकती है, मुरारपुर हल्ट पे रुकती नहीं है। तो मुरारपुर के पास इसका बॉडी है, NH के इस साइड बॉडी है, तो फिर हत्या करके और गला, पीछे गला ऐसे काटा हुआ है, आगे काटा हुआ है, पेट काटा हुआ है। तो मतलब सिर्फ एक हत्या ही नहीं करता है इसको, ये तो मतलब बेदर्दी से मारा गया और किसी एक आदमी का ये काम है नहीं। ये कम से कम ये, हाँ शादी हुई, इसके 2 बच्चे हैं। एक 3 साल का बच्चा है, एक अभी 9-10 महीने का बच्चा है। क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ, उनका नाम अनुज कुमार हुआ। ये उनकी वाइफ। कौन धमकी दिया? सर कल आकाश धमकी दिए थे कि कल आकाश सबौर का है, वो बोले थे तुमको हम देख लेंगे। और 1 महीना पहले हमको डब्लू बोले थे और दिलीप अनुज को कि तुमको हम उठा लेंगे, तुम जाएगा जमालपुर गाड़ी चलाने, तुमको हम उठा लेंगे। जैन लोग से कोई विवाद चल रहा था क्या? जी। किस चीज़ का विवाद? वो पैसा कौड़ी का था। पैसा लेन देन का? जी। तो ये लोग धमकी दिए थे? जी सर। आप लोग अभी थाना पे केस किए हैं? जी नहीं। के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वॉचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वॉचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वॉचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC,
ममाअर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावा सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर PM मोदी द्वारा 9 वर्षों में किए गए विकास कार्य व अन्य कार्यों के बारे में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे। PM मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य और आगामी प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। कार्यक्रम में 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण जैसे कई विषयों पर उन्होंने लोगों से वार्ता साझा की। उन्होंने कहा कि PM के नेतृत्व में कुशल कार्य व नेतृत्व के तहत अति पिछड़ा गरीब लोगों को विशेष पहल करते हुए कई सुविधाएं प्रदान की गई है। विकासवाद को मुख्य धारा से जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में विकसित भारत की ओर अपना देश बढ़ रहा है। जन वितरण प्रणाली, आवास, शौचालय, कृषि, जल कल योजना, कोविड-19 के समय लोगों के खाते में दी गई राशि, SC, ST, OBC जातियों पर विशेष पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खेल, एम्स, मेडिकल, मेट्रो का विस्तार जैसे कई बिंदुओं पर उन्होंने पहल करते हुए कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर ट्रस्टी की राजनीति में अभी तक गिरा था। उनकी विशेष पहल से श्री राम मंदिर में पूजा प्रारंभ किया गया। और वहीं उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद के भय से रोजगार और रोजगार करने वाले मजदूर बिहार से पलायन कर रहे हैं। अपनी वार्ता में उन्होंने पर्यटन योजना को बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर करोड़ों खर्च कर रही है। इस सावन में सुल्तानगंज के नाम को बदलकर अजगैबीनाथ धाम किया जाएगा। बिहार के अंदर 2 महाठगों की जमात देश को ठगने के लिए चला है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है तो दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहा है। 9 प्रधानमंत्री बनेंगे, 9 मुख्यमंत्री बनेंगे, दोनों ठगे जाएंगे। जिसने बिहार की जनता को ठगा है, बिहार की जनता दोनों महाठग को उसकी सजा दी। गुलामी के निशानी और प्रतीक को हटाने का देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सैनिक के रूप में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए
कदम बढ़ाएगा। सड़क पर आज कार्यकर्ताओं ने सुल्तानगंज में मांग किया है, सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक विषय को मान दे। सरकार से हम जरूर मांग करेंगे कि सरकार की तुष्टिकरण की नीति से हटकर अगर वो अपने विरासत पर गर्व है तो उसको साकार करें। चाहे अब वो अत्याचारी, दुराचारी, बेहिंसारी, आक्रमणकारी बख्तियार का आपकी निशानी को ही मिटाए और अजमेरी नाथ हमारे धरती का बड़ा धरोहर है, इसको जमीन पर लाए। एक महीना बाद सर सावन है, सावन से पहले नाम को लेकर भागलपुर के महेशी पंचायत के तिलकपुर के मधुबन नर्सरी का जर्दालू आम की खासियत होने पर हर वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सौगात के रूप में भेजा जाता है। इस बार 3 जून को विक्रमशिला से जिला कृषि पदाधिकारी के देखरेख में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को यह आम भेजा जाएगा। जर्दालू आम के मधुबन नर्सरी के किसान अशोक चौधरी ने बताया कि 2017 से ही भागलपुर का जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को भेजा जा रहा है। उसने बताया कि आम का नया फसल मोदी 1, मोदी 2 का भी उत्पादन किया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी का सरकार बनेगा तो मोदी 3 का आम का फसल उत्पादन किया जाएगा। हर वर्ष 2 जून को विक्रमशिला से आम भेजा जाता था। इस बार आम का पैकेट समय पर तैयार नहीं आने पर 3 जून को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जर्दालू आम भेजा जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए दिन रात आम की पैकिंग हो रही है। ये तो 2007 से ही मधुबन नर्सरी से जा रहा है, महेशी तिलकपुर से। और ये मतलब कि इस बार हर दिन जो है 2 जून को यहाँ से विक्रमशिला से जाता था। इस बार थारा कार्टून आने में लेट हो रहा है, इसलिए अब लगता है 2 जून तो नहीं जा सकेगा, 3 जून को जाएगा विक्रमशिला से। विक्रमशिला से किन को गिफ्ट में भेजा जाएगा यहाँ से आम? यहाँ से तो जर्दालू आम ही भेजा जाता है। जी। और सब दिन से जर्दालू आम यहाँ की खासियत है। ये सुल्तानगंज या भागलपुर ज़िले का ये खास पहचान है। यहाँ की मिट्टी में खास सुगंध और खास स्वाद होता है और ये काफ़ी लोकप्रिय है और बड़ी चाह से लोग इसको, देश के ही नहीं दुनिया के लोग खाते हैं इसको। और विक्रमशिला से किन को भेजा जाएगा सर इस बार? विक्रमशिला से कृषि के 2 पदाधिकारी जाएंगे। जी। कृषि विभाग के। किन को दिया जाएगा? ये तो आपको कृषि विभाग वाले बता देंगे। राष्ट्रपति किन को जाता है यहाँ से? यहाँ से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी खास लोग हैं दिल्ली में, यहाँ से 2000 पेटी जाता है दिल्ली, 2000 बॉक्स। मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक को? हाँ, सभी को जितने भी यहाँ विशिष्टगण हैं तमाम लोग को जाता है। तो इस बार आप लोगों ने जो किसान हैं, क्या आम की क्या खासियत उपज की है इस बार विशेषता? देखिए, इस बार हम लोगों के जैसे अगले बार के तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा फसल है, अच्छा उपज है और आंधी तूफान भी कम आया है, लेकिन बारिश की कमी थी इस बार। बारिश के कमी के कारण थोड़ा सा साइज के पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी मिला जुला के आम बहुत अच्छा है। आम मोदी 1, मोदी 2 के? अच्छा, मोदी 1, मोदी 2 जो है ना, तो मोदी 1 तो मैंने 19 में उसको भी करके लॉन्च किया था और फिर 19 में ये मोदी 2 लॉन्च किया गया। मोदी 2 तो आपके बगल में ही है, जो देख रहे हैं साइड में। और अब नया बहुत सा वैरायटी बना हुआ है। क्या मोदी 3 का भी प्लान? हाँ, मोदी जी अगर 24 में आते हैं, जीतते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। भागलपुर में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है, लेकिन अब जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल करोड़ों की लागत से कराए जा रहे कटावरोधी कार्य कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भागलपुर के जहांगीरपुर वैसी में कोसी नदी किनारे बीते दिनों 3 करोड़ 40 लाख की लागत से कटावरोधी कार्य कराया गया था, लेकिन अब जियोबैग कोसी में धंसता जा रहा है। कई बोरियां पानी में समाने के कगार पर है। 15 मई को कटावरोधी कार्य पूरा हुआ था और कुछ दिनों में ऐसी स्थिति हो गई जिससे ग्रामीण फिर से सहम गए हैं। अभी जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हुई है। जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई महीने में कोसी विकराल रूप धारण करती है। ऐसे में हालत फिर भयावह होंगे और सारे जियोबैग नदी में समा जाएंगे और फिर कोसी किनारे के दर्जनों घर कोसी में समाहित हो सकते हैं। पिछले सप्ताह कई बोरियां धंसने लगी थी, जिसके बाद उसे दुरुस्त कराया जा रहा था। बता दे
से बीते वर्ष कोसी के कहर में दर्जनों मकान कोसी में समा चुके थे। हालांकि सरकार ने कई पीड़ितों को मुआवजा दिया और कटाव रोधी कार्य शुरू किया, लेकिन यह कार्य अब नाकाफी साबित हो रहा है। अभी का स्थिति सूखे में धस रहा है, गिर रहा है। अभी पानी का समय भी नहीं आया। अगस्त महीना और दिसंबर जुलाई में जो पानी आएगा तो उस समय तो लग रहा है कि पूरा फिर से गांव में हम लोग का बेसी पूरा जहांगीरपुर बेसी कट जाएगा। गांव तो अभी एक महीना भी मुश्किल से नहीं पूरा है, 20 दिन लगभग गांव में फाइनल करके चल गया है। और इस सूखे समय में बोरा धस रहा है, कभी रस्सी टूट रहा है। एकदम पूरा जहांगीरपुर बेसिक आदमी को अंदर से पूरा डर है कि गांव में कट जाएगा। डरने वाली बात क्या है? आप देख रहे हैं और दिखाइए सरकार को, वो भी जांच करे अपने से आके। और अधिकारी वाले को कितना स्थिति क्या होगा, यही काम हुआ है। जलसाजी वाला उल्टा सीधा काम किया है गांव वाले को बेवकूफ बना के, और कुछ ना अफसर साहब मिल के दोनों मिल के उल्टा सीधा काम कर दिया। मिली भगत है ये। तो अभी पानी बढ़ा भी नहीं है, हल्का बढ़ रहा है। अभी तो शुरुआत हुआ है, सूखे का अभी 1.5 महीना पानी और बढ़ेगा। अभी शुरुआत ये है काम। इसमें मिट्टी ने बालू नहीं भरा है, मिट्टी भरा है। अब मिट्टी तो वैसे ही दबेगा ही। अब बहाना 100 है उसके पास, बालू लाया नहीं कहीं से, घर के बगल से मिट्टी काट लिया वो खेत से, वही मिट्टी डाल दिया इसमें। एक तरफ जहां भारतीय रेलवे के चिकित्सा विभाग सुविधा मुहैया कराने के लिए कई वायदे करते दिखती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीर भागलपुर की सड़कों पर आए दिन देखने को मिलती है। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर भागलपुर की सड़कों पर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात शव को एक ठेले पर 2 युवक खींचते और पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे और उसके सहयोगी के मुंह से शराब की भी बू आ रही थी। इस अज्ञात शव के साथ ना तो कोई रेलवे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी थे, ना ही रेलवे प्रशासन के कोई लोग। वहीं उत्तर प्रदेश का कृष्ण कुमार भागलपुर में रहकर यही काम करता है। जितने भी रेलवे में अज्ञात शव मिलते हैं, 2 पैसे के लिए उसे अपने ठेले पर रखकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाता है। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला किशन कुमार और उसका सहयोगी बेझिझक उस ठेले पर शव को ले जा रहा है। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। उनका साफ तौर पर कहना है कि रेलवे के स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को ठेला पर शव को इस तरह से पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ता है। इसके बदले में हमें भी 2 पैसे मिल जाते हैं। मिलता है पैसा, मिलता है कहाँ मिलता है? जिसको दे देता खाने वाला, उसका जिसका मर्जी होता है उसको देता है। ठेला पर लेके जा रहे हैं, ठेला पे ले एम्बुलेंस नहीं है ना, कहाँ है ये था? वो डरते नहीं हम तो, एम्बुलेंस कहाँ नहीं है उनको क्या पता? आप बोलते नहीं है? हाँ बोलते हैं। क्या बोलता है? तो बोलते हैं गाड़ी में ना ब्रेक है ना हवा है, तो आपको झलक ही रहा है। कहाँ से कहाँ का बॉडी है? देखिए भागलपुर थाना का है, काय के लिए हमको परेशान कर रहे हैं। हमको क्या दिक्कत होगा ना होगा तो कहाँ से आप लेके कहाँ से आए हैं? भागलपुर थाना रेलवे से। रेलवे से? रेलवे वाला क्या बोला? पोस्टमार्टम करवा के लाइए। तो इसका गार्जियन को नहीं है? नहीं। तो आप ही करवाना है? तो क्या करेंगे बताइए? जिसका कोई ना होता है ऊपर वाला ना, हम है ना, ऊपर वाला होता है या फिर हम है, जिसका कोई नहीं है तो कितना परेशानी होता है आप लोगों को? परेशानी तो देख रहे हैं आप, को देखने वाला है आप लोगों को ना? क्या देखेगा? को देखेगा? क्या नाम है? माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पिछले कई दिनों से शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव सरकार द्वारा किए जाने के विरोध में समाहरणालय परिसर में धरना का कार्यक्रम चल रहा था। आज धरना के दौरान प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा सहित बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन धरना स्थल पर पहुंचकर शिक्षकों के साथ धरने पर बैठे और उन्होंने शिक्षकों को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही और इसके साथ ही बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। वहीं राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, वो वादे अब कहां गए? उसके भविष्य को खा गए और आज रोड पर आकर के छोड़ दिए। ये वातावरण बनाने वाले जिन भ्रष्ट पदाधिकारियों की मानसिकता के कारण ये व्यवस्था बिहार के अंदर लागू हुआ, इसके अंदर क्या घपला था क्या हम नहीं जानते, लेकिन बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। विद्यालय के अंदर स्थायी शिक्षक हमारे होते, वे संविदा कर्मी के नाम पर, नियोजित शिक्षक के नाम पर जो वातावरण बनाया गया, हम लोग कैबिनेट में भी इसका विरोध किए, आसन से भी इसका विरोध किए हैं और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं
कि आप दोहरी चरित्र दोहरी नीति में एक ही विद्यालय के अंदर दो तरह की वातावरण नहीं होगा। 1 जून से 4 जून तक बिहार में चंपारण के भितरवा से सीता बलियारा तक आयोजित पेंशन सत्याग्रह व पेंशन रथ यात्रा निकाली गई है। यह 4 दिवसीय पेंशन सत्याग्रह व पेंशन रथ यात्रा हर सूबे के हर जिले में घूमकर पेंशन धारकों को जागरूक करने का काम कर रही है और अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मियों के लिए आजादी के समय से लागू पुरानी पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी। सरकार ने इस योजना को पूंजीपति कारपोरेटों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए इसे बंद कर दिया, जिसको लेकर दर्जनों कर्मियों ने पूरे सूबे में पेंशन सत्याग्रह पेंशन रथ यात्रा निकाली है। यह रथ यात्रा 1 जून को भितरवा गांधी आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ किया गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार होते हुए पेंशन यात्रा आज भागलपुर पहुंची, जहां गर्मजोशी से बाहर से आए अतिथियों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम में शपथ ली गई कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी यह पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा प्रारंभ रहेगा। उसके साथ रथ यात्रा भागलपुर से मुंगेर की ओर रवाना हो गई। वहीं कई जगह पेंशन सत्याग्रह और पेंशन रथ यात्रा 4 जून को मांझी शताब्दी में समाप्त होगी। लोगों ने शहर के कई चौक चौराहों पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी करते दिखे। NMOPS के बैनर तले 1 जून से चंपारण बिहार से NPS निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आज दूसरा दिन है। जिस तरह से कल और आज का समर्थन चारों तरफ मिल रहा है, हम सब इस उम्मीद में हैं, दौड़ा में हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो और सरकार से ही मांग है। बिहार सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री जी चाहे डिप्टी सीएम ने चुनाव में वादा भी किया था। मैं उनसे चाहूँगा कि पुरानी पेंशन बिहार के साथियों को दिया जाए। और क्योंकि बिहार अकेले का राज्य का विषय नहीं है, ये जो रथ यात्रा निकली है पूरे देश के अंदर जाएगी। सौभाग्य बिहार का कि चंपारण से शुरू हुआ, दूसरा दिन है और आलम आप देख रहे होंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमने किसी को बुलाया नहीं है, किसी को खर्चा नहीं दिया है, किसी को खाना नहीं दिया है। ये सब प्रेरित लोग होकर आए हैं। हमारे देश के नेताओं को, सरकारों को समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों को, जो 80 लाख कर्मचारी, उनकी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। अगर नहीं बहाल होती तो आने वाले समय में अंजाम आप देख सकते हैं। इस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। भागलपुर के समाहरणालय स्थित प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष चौकीदार वफादार समिति भागलपुर इकाई द्वारा अपने आश्रितों की बहाली एवं प्रोन्नति के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिलापुर मंडी अध्यक्ष कैलाश झा ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व में चौकीदार दफादार पंचायत के द्वारा अपनी नियमावली 14 मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के आश्रितों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, साथ ही जो कार्यरत है उन्हें प्रोन्नति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जो भी मांगे थी उसके लिए उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया गया था, लेकिन सरकार की वकील हम लोगों की आवाज सही से नहीं उठा पाई, जिसके चलते हम लोगों की बातें नहीं मानी गई या कहीं से सही नहीं है। जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो होने वाले हैं उनके आश्रितों की बहाली हो, साथ ही जो कार्य में है उनकी प्रोन्नति हो। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा जो सदस्यों को आज धरना का कार्यक्रम दिया गया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो दफादार चौकीदारों का चल रहा था, वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार के प्रदत्त वकील जो अपना पक्ष नहीं रख पाए, जिनके चलते हम लोगों के विरुद्ध में फैसला आया है। सरकार पुनः इसे अपने एजेंडा में लेकर के पुनर्बहाली के आदेश जारी करे।